गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग होती क्या है? पहले बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। जैसे मार्जिनल का मतलब सीमांत, जैसे जितनी भी यूनिट्स है उसकी एक एक्स्ट्रा यूनिट पर जितनी भी कॉस्ट आती है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। यानी एक एक्स्ट्रा, एक अलग से न्यू, जो भी हम अनदर, ठीक है, एक एडिशनल यूनिट बनाने में जितना भी खर्च होता है वो हमारी कहलाती है प्रोडक्शन की मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि एडिशनल कॉस्ट। तो एडिशनल कॉस्ट कैसे आती है? कौन सी कॉस्ट होती है? मेनली वेरिएबल कॉस्ट होती है। मार्जिनल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो मार्जिनल का मतलब यानी कि एक एडिशनल, एक एक्स्ट्रा, वन मोर। प्रोडक्शन कॉस्टिंग की या इनकम डिटर्मिनेशन की, प्रोडक्शन की हम कॉस्टिंग कर रहे हैं तो उसकी जो मुख्यतया यानी कि मेनली दो तरीके से हम कॉस्टिंग करते हैं। एक करते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के माध्यम से और दूसरी करते हैं हम मार्जिनल कॉस्टिंग के माध्यम से, मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू करते हैं। कॉस्ट मतलब लागत, कॉस्टिंग मतलब लागत करने लगाने की विधि, कॉस्टिंग मतलब लागत लगाने की विधि, लेखा विधि, इसको हिंदी में बोलते हैं लागत विधि। यानी कि लागत को कैलकुलेट करने की का जो मेथड होता है वो कॉस्टिंग का मतलब ये होता है। एंड कॉस्ट का मतलब होता है लागत। कॉस्टिंग का मतलब लागत लगाने का मेथड। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमारे दो तरीके हैं। दो तरीके से हम कॉस्टिंग करते हैं इसकी। पहली अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से और दूसरी करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग से। मार्जिनल कॉस्टिंग यानी कि इसके दो मेथड हैं। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है उसमें हम फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों तरीके की कॉस्ट को ऐड करते हैं। कौन कौन सी कॉस्ट को? फिक्स्ड कॉस्ट को एंड वेरिएबल कॉस्ट को। दोनों तरीके की कॉस्ट इसमें ऐड होती है। बात करें तो दो ही तरीके की कॉस्ट तो होती ही हैं। कॉस्ट हमारी दो ही तरीके की होती हैं। अगर हम उसे फिक्स्ड एंड वेरिएबल में डिवाइड करें तो दो ही तरीके की, यानी कि जो भी कॉस्ट है वो या तो फिक्स्ड होगी या वो वेरिएबल होगी। तो टोटल कॉस्ट का मतलब ही ये है कि फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। टोटल कॉस्ट का मतलब यानी कि मीनिंग ही ये है कि उसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी ऐड है एंड वेरिएबल कॉस्ट भी ऐड है। दोनों कॉस्ट को ऐड करते हैं तो हमारी बनती है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जब किसी मेथड में हम कैलकुलेट करते हैं उसे कहते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यानी कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। टोटल कॉस्ट के बेस पर हम कॉस्टिंग करते हैं, यानी कि उसकी लागत निकालते हैं। ठीक है, तो इसे हम, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेडिशनल यानी कि पुराने जमाने में, यानी पुराने टाइम से ही ये चला आ रहा है कि टोटल कॉस्ट को ही कॉस्ट माना जाता था। यानी जितना भी खर्च किसी प्रोडक्शन पे लग रहा है वही उसकी कॉस्ट मानी जाती थी। उस टाइम थोड़ा सा ये मार्जिनल कॉस्टिंग वाला मेथड नहीं था, यूज टू में नहीं था, और फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट को भी अलग अलग नहीं किया गया था। तो जितनी भी कॉस्ट होती थी यानी कि टोटल कॉस्ट को ही क्या मानते थे? कॉस्टिंग का बेस माना जाता था। तो पहले जो कॉस्टिंग यानी कि कॉस्ट निकालने का जो मेथड था वो अब्जॉर्प्शन चलता था। तो इसीलिए हम इसके तीन चार नाम इसके चलन में है जो हम चलाते हैं। वो है हमारे, इसी को हम टोटल कॉस्ट टेक्निक भी बोलते हैं। टोटल कॉस्ट टेक्निक भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक भी बोलते हैं,
और बेसिक कोस्टिंग मेथड या बेसिक कोस्टिंग टेक्निक भी हम इसे बोलते हैं। बेसिक कोस्टिंग टेक्निक और मेथड, ये भी हम अब्जॉर्प्शन मेथड को ही बोलते हैं। और इसे हम, एक नाम और इसका था, एक नाम और है इसका, एडिशनल नहीं, कन्वेंशनल, इस तरीके से करके, यानी कि उसका मतलब भी ट्रेडिशनल ही होता है। ठीक है, बेसिक हो गया, हाँ ये 3-4 इसके नाम है। इसमें मैंने आपको बताया कि टोटल कॉस्ट को हम बेस मानते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मानते हैं। अब बात आती है मार्जिनल कॉस्टिंग की। मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट को हम लेकर चलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इसका बेस होता है, तो इसे हम वेरिएबल कॉस्ट टेक्निक भी बोलते हैं, एडिशनल कॉस्ट भी बोलते हैं, इसे एडिशनल कॉस्ट भी इसे बोला जाता है। और क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो हमारी डायरेक्ट होती है, तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट के भी 2-3 नाम हैं, वेरिएबल कॉस्ट मेथड या वेरिएबल कॉस्टिंग इसे बोला जाता है, एडिशनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं या कॉस्ट टेक्निक बोलते हैं, एंड डायरेक्ट कॉस्ट टेक्निक भी इसे बोलते हैं। अब बात आती है कि डायरेक्ट इसे क्यों बोलते हैं। एडिशनल वाला तो मैंने बताया, वेरिएबल भी बताया, तो अभी जो मैं इसका थोड़ा सा अभी डिस्कस करते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा कि इसे डायरेक्ट क्यों कहा जाता है एंड एडिशनल भी क्यों कहा जाता है। जो दो तरीके की कॉस्ट होती हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। कोई भी प्रोडक्ट है, उसका मान लो 10 रुपीज उसकी कॉस्टिंग आई है, किसकी, एक यूनिट को अगर हम खरीदते हैं, 2 को खरीदेंगे तो ऑब्वियसली कितना लगेगा, 10 + 10 यानी कि 20। 3 यूनिट अगर हम खरीदते हैं तो 30 रुपीज, और 4 यूनिट अगर हम खरीद रहे हैं तो 40 रुपीज। हर एक एडिशनल कॉस्ट पे, एडिशनल यूनिट पे, यानी एक के बदले में हमने अब 2 पीस खरीदे, 2 यूनिट खरीदी, 3 यूनिट खरीदी, 4 यूनिट खरीदी, तो हर जैसे जैसे हमारी यूनिट बढ़ती जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ आइटम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारी कॉस्ट ये वाली बढ़ती जाएगी। तो ये जो कॉस्ट प्रोडक्शन की क्वांटिटी के साथ में, यूनिट्स के साथ में बढ़ती जाए, उन कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। दूसरी होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट यूनिट्स के साथ में या प्रोडक्शन के साथ में नहीं बढ़ती है। बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट, चाहे हम 1 यूनिट का प्रोडक्शन करें या 2 का करें, 3 का करें, 4 का करें या 1000 का करें, उसका फिक्स्ड कॉस्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे रेंट की बात करें, अगर ऑफिस का रेंट 10,000 रुपीज है, तो चाहे हम उसमें 1 यूनिट बना रहे हैं या हम उसमें 10 यूनिट बना रहे हैं या हम उसमें 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, किराया तो हमें 10,000 रुपीज ही देना है। तो ऐसी हर एक कॉस्ट जो चेंज नहीं होती, जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी के साथ में, प्रोडक्शन के यूनिट्स के साथ में चेंज नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। इसीलिए हम मार्जिनल कॉस्ट को क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट में हम करेंगे क्या, वेरिएबल कॉस्ट के बेस पर कॉस्टिंग करते हैं, तो इसीलिए हम इसे वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, इसीलिए हम इसे एडिशनल कॉस्ट भी बोलते हैं। और डायरेक्ट कॉस्ट का कैसे मतलब है, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ये है, जैसे ये जो 10,000 का जो रेंट है, ये जैसे हम सिंपली बात करते हैं कि ये चीज हमारी 10 रुपीज में आई और हमने इसे 50 रुपीज में बेचा, ठीक है, 10 रुपीज की हमने खरीदी, 50 रुपीज में हमने उसे सेल आउट की। तो हम क्या मानते हैं कि ओवरऑल मोटा मोटा हम क्या मानेंगे कि 50 रुपीज में सेल हुई है और 10 रुपीज इसकी कॉस्टिंग है, तो कितना आया, 40 रुपीज का हमारा प्रॉफिट है। बट 40 रुपीज का हमारा प्रॉफिट नहीं है। डायरेक्ट अगर हम देखें
तो हमें नजर आता है कि प्रॉफिट हमारा कितना है 40। प्रॉफिट कितना है 40, जबकि 40 रुपीज प्रॉफिट हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 10,000 रुपीज जो फिक्स कॉस्ट के हैं, यानी कि रेंट के हैं या इस तरीके के किसी भी खर्चे के हैं जो फिक्स्ड है हमारे, तो ये भी हमारा जब तक प्रॉफिट में से यानी कि इनकम में से माइनस नहीं होगा तब तक हम इसे प्रॉफिट नहीं मान सकते। अगर हम एक ही यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 10,000 में से हमने 40 रुपीज को, जो कि हमारा क्या हमें दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट है बट है नहीं, हमने ये माइनस किया तो 9960 यानी कि 9,960 रुपए का अभी भी हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमारी कवर ही नहीं हुई। फिक्स कॉस्ट कैसे कवर होगी? जितनी भी यूनिट्स हम जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा यूनिट बनाते जाएंगे जितनी ज्यादा, वैसे ही हमें क्या करना, क्या हो जाएगी हमारी ये फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी उससे। और जब ये रिकवर पूरी हो जाएगी उसके बाद हमारी जितनी भी अर्निंग आएगी, जितना भी हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा, वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, मोटा मोटा ये है। अब इसे हम थोड़ा टेक्निकली यानी कि बाय फॉर्मूला समझते हैं। सबसे पहले हम सेल्स देखी। ठीक है, कोई भी चीज जैसे 100 रुपीज में सेल आउट हो रही है और उसकी वेरिएबल कॉस्ट यानी कि हम बात करें जो उसकी कॉस्ट डायरेक्ट हमें दिखाई दे रही है, वेरिएबल कॉस्ट लिख देते हैं, यानी कि 80 रुपीज हमने उसको 80 रुपीज में खरीदा है और बेचा कितने में है, 100 रुपीज में। तो डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट है 80 रुपीज। जब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं यानी कि S माइनस V, तो हमारे पास आता है C यानी कि कंट्रीब्यूशन। क्या आता है, कंट्रीब्यूशन, जो कि 20 रुपीज इसमें हमें दिखाई दे रहा है। कब? जब हम एक यूनिट बनाते हैं, यानी कि कोई भी एक प्रोडक्ट बनाया हमने, 1 यूनिट बनाई उसकी। ठीक है, बनाने में हमारा कितना खर्चा आया, 80 रुपीज, एंड सेल आउट हमने कितने का किया, 100 का। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 20 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मान लो हमने 2 पीस यानी कि 2 प्रोडक्ट बनाए तो कितना हुआ, सेल प्राइस उसका 100 रुपीज के हिसाब से 200, और उसकी कॉस्टिंग कितनी आई 160, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 40 रुपीज। मान लो हमने 3 बनाई तो 300 और 240 और कंट्रीब्यूशन 60। इस तरीके से हम जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ाते जाएंगे, जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा सेल प्राइस बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट हमारी उसकी बढ़ती जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, एडिशनल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है, बट हमारा प्रॉफिट ऐसे ही नहीं आता। कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तब आता है हमारा प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट को जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट। अब अगर हम एक ही यूनिट बना रहे हैं और अभी जैसे हमने बात किया कि हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारी कितनी है, 10,000 है। कितनी, 10,000। तो यहाँ पर हमने 10,000 को माइनस किया। अब हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यहाँ पे तो लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी फिक्स कॉस्ट ही अभी कवर ही नहीं हो रही है। तो 9,980 का हमें लॉस हो गया। 2 यूनिट बना रहे हैं, तब हमने 10,000 रुपीज को माइनस किया तो 9,960, यानी कि थोड़ा हमारा लॉस कम हुआ। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाई जाएंगी वैसे वैसे हमारा
लॉस कम होता जाएगा। लॉस कम होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आएगी, और उसके बाद हमारा प्रॉफिट बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता मतलब उसके बाद में हमारा बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर देखा 60 रुपीज यहाँ पर हुआ, तो 10,000 इसमें से माइनस करते हैं तो 9,940। ठीक है, इस तरीके से हमारा लॉस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए हमारे पास 20 करके अमाउंट एक इकट्ठा हो रहा है, कंट्रीब्यूशन, और वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अब अगर हम ये देखें कि ये जो 20 रुपीज हमारा पर पर यूनिट पर जो हमारा 20 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, ये अब अगर हमें ये देखना है कि हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस वाला, यानी कि ये फिक्स कॉस्ट हमारी क्या हो जाए, कवर हो जाए, इसके लिए हमें अब यूं तो हम कितना करेंगे, लगातार कितना करके देखेंगे कि ऐसा कौन सी, मतलब हमें कम से कम कितनी क्वांटिटी में हमें प्रोडक्शन को करना चाहिए कि हमें प्रॉफिट और लॉस कुछ भी ना हो, ऐसी वाली हमें यूनिट्स, यानी कि कम से कम हमें कितनी यूनिट बनानी चाहिए कि हम मतलब लॉस वाली कंडीशन में ना रहें, चाहे हम प्रॉफिट भी ना हो बट लॉस ना हो। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमें नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी है यानी कि क्वांटिटी निकालनी है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास वो यूनिट्स आ जाएंगी जहां पर हमें ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। और जब हमें नहीं, कोई भी प्रॉफिट नहीं होता कोई भी लॉस नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, यानी कि BEP बोलते हैं, जहां पर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन हमारी होती है। यानी उससे अगर हम एक यूनिट कम प्रोड्यूस करते हैं तो हमें लॉस होगा, और एक यूनिट अगर ज्यादा को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे माइनर होगा बट हमारा प्रॉफिट होगा। और एक यूनिट कम अगर उससे करते हैं तो लॉस वाली कंडीशन आएगी, चाहे वो माइनर लॉस की आए। और BEP वाली कंडीशन यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर, यानी कि उतना प्रोडक्शन अगर हम करते हैं तो हमारा ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, यानी कि कंडीशन क्या होती है, न्यूट्रल होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन होती है। अब हम देखते हैं कि वो कंडीशन कौन सी है, यानी कि कितनी यूनिट हमें कम से कम प्रोड्यूस करनी चाहिए, यानी उससे कम प्रोड्यूस अगर हमने की तो हमारी जो फर्म है, तो हमारी कंपनी क्या है, वो लॉस में है। तो ये निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट हमें दे रखी है 10,000, तो 10,000 हमने फिक्स कॉस्ट लिखी। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है, एक यूनिट पे 20 रुपीज, दो पे 40 है, तो पर यूनिट तो हमारा 20 रुपीज ही है। तो 20 रुपीज से हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारा आ रहा है 500 यूनिट्स, यानी कम से कम हमें 500 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसकी मतलब कि 500 यूनिट्स वाली कंडीशन जो होगी हमारी वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली होगी। तो हम इसे करके देख लेते हैं। अगर हम 500 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि प्रोडक्ट हमारा कितना है, 500 यूनिट्स है, तो 500 यूनिट्स है, 100 रुपीज सेल प्राइस है, तो टोटल अमाउंट हमारा आ जाएगा 50,000। कितना आ जाएगा, 50,000। सेल प्राइस हमारा कितना आएगा, 50,000। और वेरिएबल कॉस्ट 80 रुपीज के हिसाब से है, तो ये आ जाएगी हमारी 40,000। 500 को जब हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000, एंड कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारा 10,000। और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारी, 10,000। तो जो प्रॉफिट या लॉस जो है वो हमारा क्या है, नील आ जाता है। कितनी यूनिट्स पे, 500 यूनिट्स पे। और 500 यूनिट्स हमने कैसे निकाली, फिक्स्ड कॉस्ट को हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करके निकाली।
देखते हैं कि क्या वाकई में एक यूनिट कम प्रोड्यूस करने से और एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करने से हमें लॉस और प्रॉफिट वाली कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही है। तो करके हमने देखा 499 यूनिट्स यानी कि प्रोडक्ट हमने बनाया। तो इसको जब हमने इससे किया तो ये आएगा हमारा 49,900, 49,900 इसका सेल प्राइस हो गया। और 8 से इसे डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 39,920, 39,920। तो इसमें आ जाएगा हमारा 9,000 नहीं 80 और 8 9,880, 9,880। अब इसे हमने 10,000 से जब माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर 20 रुपीज का लॉस आ जाएगा। जीरो 10 120 यूनिट्स का हमारा क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। लॉस को हम ब्रैकेट में शो कर सकते हैं, माइनस के आइटम को ब्रैकेट में शो किया जाता है। तो कितना आ जाएगा, 120 का लॉस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से 9 आएगा और यहाँ पे 120। ठीक है। अब हम एक यूनिट को ज्यादा प्रोड्यूस करके देखते हैं। तो 50,100, 50,100, और इसको 8 से जब हम डिवाइड करेंगे 50 इसको, तो आएगा 008, ये आएगा 40,080। ठीक है। माइनस किया हमने तो इसका आता है ये हमारा 20 और 10। ठीक है, 10,000 इसमें से माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन, तो ये हमारा 20 रुपीज का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो एक यूनिट बढ़ा देने से 20 रुपीज का प्रॉफिट और एक यूनिट कम कर देने से 20 रुपीज का वो हमारे पास लॉस आ रहा है। और 500 यूनिट्स वो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन क्वांटिटी है जिसमें हमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन है। अब बात करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट वाली हो गई, अब बात करते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की। किसकी बात करते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब दो तीन फॉर्मूले हैं, पहले हम इन्हीं को फॉर्मूले डिस्कस करते हैं छोटे छोटे, और उससे एक फॉर्मूले से हम कई फॉर्मूले निकाल सकते हैं और इसी से हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी निकल कर आएगा और ब्रेक इवन सेल्स तो आ ही गया है। ये हटाते हैं पहले। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का जो फॉर्मूला है उसी से हम सारे फॉर्मूले और सारे मतलब कई छोटे छोटे फॉर्मूले हमारे निकल कर आ जाएंगे। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी कि पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू
100। अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम सबका निकाल के देख रहे हैं, 2-3 का निकाल के देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है 20, सेल्स हमारी है 100 और 100 से हमने मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 20%। 2 पीस पर निकाल के देखते हैं 40 और सेल्स यहाँ पर है 200 और ये 100, अगेन 20%। नेक्स्ट फिर करते हैं, जब हमारी एक ही तरीके से यानी कि वेरिएबल कोस्ट का रेशियो जो रेट है उसके अकॉर्डिंग जैसे से चलता जाएगा तो पीवी रेशियो जो है यानी कि हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है वो प्योरली क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट में करके देखते हैं 60/300 इंटू 100, अगेन वॉल्यूम रेशियो हमारा हर एक कंडीशन में हर ए यूनिट पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसी से हम फॉर्मूला बढ़ाते हैं आगे, थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आप देखो इसका फॉर्मूला है क्या, कंट्रीब्यूशन जो है उसका फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एस माइनस वी, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एस माइनस वी। तो कंट्रीब्यूशन की जगह हम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, अपॉन सेल्स इंटू 100। और जब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स है तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। यानी कि पीवी रेशियो निकालने के हमारे पास 2-3 फॉर्मूले बेसिक मैथमेटिकल रूल को फॉलो करते हुए हमने एक्सपेंड कर दिए। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन को हम एक और भी तरीके से लिख सकते हैं, ये तो हमने लिखा इस तरीके से, कंट्रीब्यूशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कैसे देखते हैं। हमने लिखा कंट्रीब्यूशन कैसे आया, ये हमारे पास शॉर्ट में लिखते हैं एस माइनस वी, यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये सारी चीज यहां पर हमने लिख दी। ठीक है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो क्या निकल कर आया, कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, प्रॉफिट आ जाता है। अब इस चीज को तो हम इसका ट्रीटमेंट तो कर चुके हैं, यानी कि इन चीजों से तो हम फॉर्मूला बना चुके हैं, तो इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो इसके इक्वल में ही था। अब बात करते हैं इनकी। तो कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला बनकर आता है प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो कंट्रीब्यूशन क्या है, एक तरीके से फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट का जोड़ है। क्या है, प्रॉफिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर दें तो हम क्या निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन निकल कर आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन की जगह हम क्या रख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। तो एक तरीके से एक हमारा फॉर्मूला ये भी आ गया, जब हमें सेल्स या वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हो और हमें सीधा क्या दे रखा हो, मतलब वेरिएबल कॉस्ट ना दे रखी हो, प्रॉफिट दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, सेल्स वगैरह दे रखी है, तो हम इससे भी पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को फाइंड आउट किया जा सकता है। कंट्रीब्यूशन की जगह हमने लिखा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला ये भी हो गया, एक फॉर्मूला ये बन गया।
और एक फॉर्मूला इसका ये बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही फॉर्मूले को कई तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसे हम थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं, एक और थोड़ा सा देखते हैं हम करके। यहीं पे लिखते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है इसको निकालने का एक थोड़ा सा और है। जैसे देखो, सीधा सीधा हम कंट्रीब्यूशन अपॉन में क्या कर रहे थे, सेल्स कर रहे थे। इसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स, चेंज इन सेल्स। अब देखो कैसे, दो यूनिट किन्हीं भी दो तरीके के, यानी कि यूनिट की कंडीशंस पे, जैसे एक यूनिट बनाई है हमने और 3 यूनिट बनाई है, इन दोनों के बीच में भी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो हम निकाल सकते हैं। इन दो के बीच में, इन दो कंडीशन के बीच में भी निकाल सकते हैं। यानी कि कोई भी दो कंडीशन को लेकर उनमें जो चेंज आ रहा है, कंट्रीब्यूशन में चेंज एंड सेल्स में चेंज, तो दोनों में चेंज को लेकर भी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, 2 यूनिट और 1 यूनिट, यानी दो कंडीशन है हमारे पास, दोनों में क्या ले लेते हैं, चेंज ले लेते हैं। तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन, हमारा फॉर्मूला है चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन में चेंज कितना है, 40 माइनस 20 यानी कि 20 रुपीज, 200 माइनस 100 यानी कि 100 रुपीज, इंटू 100, तो कितना आ गया, 20%। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकल कर आ गया हमारा 20%। अब इसे एक और पे करके देखते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड पे करते हैं। ठीक है, कंडीशन है हमारी फर्स्ट एंड थर्ड, तो 60 माइनस 20, ये 3 यूनिट बनाने का कंट्रीब्यूशन और ये 1 यूनिट बनाने का कंट्रीब्यूशन। इसी तरीके से इन्हीं की हम सेल्स को लेंगे, यानी कि 300 माइनस 100, तो ये आ गया 40 एंड ये आ गया 200। सेल्स हमारी आई कितनी, 200, हमने कट किया तो कितना आ गया, 20। यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या रहेगा, सेम। और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, किन्हीं भी दो कंडीशंस पर के चेंज को लेकर भी हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को निकाल सकते हैं। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट भी निकल कर आ गया। और अब निकालते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। थोड़ा टाइम है बेटा, बस 5-10। अब हम निकालेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बस इसके यही हमारे सारे फॉर्मूलाज हैं, चेंज को निकालना है इस तरीके से। और अब हम इसे थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे और नंबर लाइन के थ्रू भी। अब आती है बात मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कोई भी बिजनेस, कोई भी फर्म जब किसी चीज का प्रोडक्शन करती है या ट्रेडिंग करती है, तो उसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो है नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन।
और सेफ्टी पॉइंट कहाँ है उसका? लॉस वाली कंडीशन तो कभी भी सेफ्टी पॉइंट हो ही नहीं सकती, सेफ्टी वाली कंडीशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी फर्म जब कोई भी ट्रेडिंग करती है या कुछ मैन्युफैक्चर करती है, किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर प्रॉफिट ही अर्न नहीं हो रहा तो वो सेफ वाली कंडीशन में है ही नहीं। तो सेफ्टी कंडीशन क्या कहलाती है? हर एक फर्म की प्रॉफिट वाली कंडीशन। तो प्रॉफिट वाली कंडीशन कहाँ आती है? ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट जो है उसके बाद का जो भी हमारी कंडीशन है वो कौन सी है? सेफ्टी कंडीशन है। तो बात करते हैं हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। किसकी बात कर रहे हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। जैसे अभी अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ था उसमें 0 यूनिट से शुरू, यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से हमने यूनिट शुरू की थी। तो ब्रेक इवन सेल्स जो थी वो हमारी 500 यूनिट्स पे थी। यहाँ पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन थी। ठीक है। अब इसके बाद जितनी भी हम ज्यादा यूनिट्स बनाते जाएंगे, क्योंकि हमारी फिक्स कॉस्ट तो कवर हो चुकी है, तो अब जितना भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन आएगा वो सारा हमारा किस में आ जाएगा? प्रॉफिट वाली कंडीशन पे आ जाएगा। ठीक है। अब ये है पूरा का पूरा जो एरिया है ये वाला हमारा, ये सेफ एरिया है, सेफ एरिया है। ठीक है। यानी कि 500 यूनिट्स के बाद अगर प्रोडक्शन चलता रहता है 500 यूनिट्स के से ज्यादा, तो वो एक फर्म के लिए सेफ्टी पॉइंट है। अब हम बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन का मतलब होता है कि एक रेंज, एक तरीके से रेंज, मार्जिन का मतलब रेंज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? मान लो एक्चुअल सेल्स जो है वो हमारी आ रही है 1000 यूनिट्स की आ रही है, यानी कि आज क्या है, हम 1000 यूनिट्स बना रहे हैं। आज के टाइम में हमारी फर्म जो है वो 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही है। ठीक। और ये है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस है, यानी कि 500 यूनिट्स पे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली कंडीशन, जैसे जैसे कंडीशन है उसके हिसाब से लेके चलो, यानी कि सेल्स एक्चुअल सेल्स कितनी है या एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है हमारा? 1000 यूनिट्स का। ठीक। एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट प्रोडक्शन जो भी है वो कितना है हमारा? 500 यूनिट्स का है। और एक्चुअल में प्रोडक्शन हमारी कितनी हो रही है? वो 1000 यूनिट्स की हो रही है। इनको जो माइनस करते हैं तो जो रेंज निकल कर आ रही है वो कितने यूनिट्स की निकल कर आ रही है? 500 यूनिट्स की। और ये जो 500 यूनिट्स हैं ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, यानी एक पूरा का पूरा एरिया हमारा सेफ्टी वाला एरिया है। ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो एरिया है, वो सेफ एरिया है जिसमें एक फर्म जितना मर्जी चाहे क्या कर सकती है, उस पे टिकी रह सकती है, उस उतना प्रोडक्शन कंटिन्यूटी में बनाकर रख सकती है, वो प्रॉफिटेबल कंडीशन में है, यानी कि सेफ एरिया में है, सेफ कंडीशन में है। ठीक है। तो ये होता है हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है, अगर हमने क्वांटिटी निकालनी है तो मैंने अभी बताई, और अगर उसकी वैल्यू निकालनी है तो हम उसको वैल्यू से, यानी कि जो सेल प्राइस पर यूनिट है उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर 500 यूनिट्स आई है, और 500 अगर हमें वैल्यू निकालनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू निकालनी है, तो इन वैल्यू में, यानी कि वैल्यूज में अगर दिखाना है तो 100 रुपीज एक यूनिट का प्राइस है, तो 50,000 रुपीज का हमारा, ये हम वैल्यू में बता रहे हैं, ये हम यूनिट्स में बता रहे हैं, तो 50,000 यूनिट्स रुपीज जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उस फर्म का। मान लो यहाँ पर बात करते हैं 800 यूनिट्स की हमारी आज के टाइम पे
प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक्चुअल सेल या एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा कितना है 800 यूनिट्स का, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 200 कम हो जाएगा, यानी कि 300 हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। तो 1000 की बजाय यहाँ पे 800 आ जाएगा। 800 में से 500 को माइनस करेंगे तो हमारी 300 यूनिट्स जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। वैल्यू में बात करें तो इसे सेल जो प्राइस पर यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो कि 100 है तो क्या आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा है मार्जिन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए एक और छोटा सा एक फॉर्मूला है, उसे और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए नेट प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब, प्रॉफिट का मतलब क्या मतलब हुआ कि वेरी कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट आ जाता है, और अपॉन पीवी रेशियो, यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आपको पता ही है क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ठीक है। तो पीवी रेशियो नीचे है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले को हम जितना मर्जी चाहे बढ़ा सकते हैं आगे। जैसे प्रॉफिट हो गया अपॉन पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा कंट्रीब्यूशन। तीन चार तरीके से हैं, जो जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी होगी हम उस हिसाब से उसे कर लेंगे। इनकी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स होता है तो सेल्स क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और इनटू बस 100 तो हटा ही देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन वाला नहीं लेना है तो फिक्स कॉस्ट वाले ले सकते हैं, बस इस तरीके से। यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से भी एक फॉर्मूला बनता है, नेट प्रॉफिट अपॉन में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब इसे एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, ग्राफ के थ्रू। अभी जो डेटा था उसी को हम इमेजनरी को लेके चलते हैं। यहाँ पर हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट है, कॉस्ट समझ लो, और सेल्स। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एक यूनिट का है, 5 का है, 10 का है, जितने का भी है यहाँ पर दिखाया जा रहा है प्रोडक्शन इन यूनिट्स। फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है, चाहे जितना भी एक यूनिट का हो तब भी, 2 का हो तब भी, 3 का हो तब भी, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी एक स्ट्रेट लाइन रहती है इसके पैरेलल। अभी जो हमारा एग्जांपल चल रहा था उसमें 10,000 रुपीज की कॉस्ट हमारी क्या थी, फिक्स्ड कॉस्ट थी। तो ये मान लो 5 है, 10 है, इस तरीके से 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, इस तरीके से ये हमारी कॉस्ट इन रुपीस है। अब क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट, अगर हमारा कोई भी प्रोडक्शन नहीं है तो जीरो है तो जीरो रहेगी, और जैसे जैसे प्रोडक्शन को हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू जो नंबर ऑफ यूनिट जैसे से बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो से लेके आगे बढ़ती जाएगी। जैसे हमने इस तरीके से ये बढ़ रही है, बढ़ गई। अब देखो, ये जो कंडीशन है जिसमें हमारी
फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट दोनों क्या हो गई हैं, कवर हो गई, यानी कि जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं यानी कि खत्म कर रही हैं। अब आते हैं, ये तो होगी वेरिएबल कॉस्ट, और ये आ रहा है हमारा सेल प्राइस की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो ठीक है, हाँ इन्हीं से लेकर चलते हैं। ठीक, तो अब आता है हमारा, ये तो वेरिएबल कॉस्ट थी और ये हमारी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा शुरुआत से चल रहा है और ये बढ़ता जाएगा, इसके साथ साथ कवर हो रहा है। ठीक है, तो ये कवर होते होते जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट लेके चलते हैं इंटरसेक्ट वाला, और ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को कवर भी कर रहा है, और उसके साथ में आगे इस तरीके से, और वेरिएबल कॉस्ट हमारी जा रही है यहाँ। ठीक, तो जहां पे इसने इंटरसेक्ट किया है, यानी फिक्स कॉस्ट ने और सेल प्राइस ने, जब कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन मतलब सेल प्राइस माइनस ये, और इसको जब इंटरसेक्ट कर दिया, ये 10 पे नहीं है कि थोड़ा सा तो ऊपर जाना चाहिए इसको। सेल को हम इस तरीके से लेके चलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और इसको साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हम इस तरीके से लेकर गए। ठीक है, ये हमारी फिक्स कॉस्ट थी और इसने इंटरसेक्ट किया यहाँ पर। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा डेटा लेकर चलते हैं, ऐसे तो हमारा बनेगा भी नहीं, क्वेश्चन के फॉर्म में लेके चलते हैं। क्वेश्चन लेकर चलेंगे तभी होगा। विदाउट डेटा ग्राफ भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट हमारी सही निकल कर आई है। जैसे वेरिएबल कॉस्ट का हमने ये डायग्राम बनाया है, सही था। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन हमारी बढ़ रही है। ठीक है, और अब ये फिक्स कॉस्ट वाली भी हमारी सही गई। ठीक, अब आ रही है हमारा डेटा जो जा रहा है, ये सेल प्राइस लॉस और ये होता हुआ। ठीक है, हाँ अब आती है हमारी टोटल कॉस्ट, क्योंकि जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा वो किस पर आएगा, टोटल कॉस्ट पे आएगा, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, और उसको जो माइनस करेंगे तब। देखो टोटल कॉस्ट कब आती है, जैसे ये वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट दोनों को मिलाएंगे तो टोटल कॉस्ट, और हमने इस तरीके से ये टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट का लाइन, वेरिएबल कॉस्ट, ये आई है हमारी टोटल कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ, अब जहां पर टोटल कॉस्ट एंड इंटरसेक्ट करेगी सेल प्राइस को, और सेल प्राइस का एरिया आ रहा है हमारा ये वाला, ये। ठीक, अब यहाँ पर जब टोटल कॉस्ट कर देती है इसे इंटरसेक्ट, तो ये हमारा पॉइंट है बी ई पी का, यानी कि जहां पर हमें कोई भी प्रॉफिट भी नहीं है, कोई लॉस नहीं है। यहाँ पर टोटल कॉस्ट और जो भी सेल है, यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट टोटल को प्लस वेरिएबल कॉस्ट को मिलाया टोटल कॉस्ट, और जो भी हमारा सेल प्राइस है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन है ये। तो ये आ जाएगी हमारी यूनिट्स, जो कि हमारी 500 यूनिट्स थी, और अमाउंट की बात करें तो ये हमारी आ जाएगी, सेल में बात करें तो 50,000 पे जा रही थी, और ठीक है, हाँ 50,000 रुपीज पे जा रही थी जो हमारी टोटल कॉस्ट। ठीक,
तो ये आ गई ब्रेक इवन सेल, ब्रेक इवन पॉइंट। अब आती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये वाला एरिया जो है जिसमें हम, ये जो टोटल कॉस्ट वाला एरिया लाइन जा रही है, और ये टोटल कॉस्ट, और ये है हमारा सेलिंग प्राइस, यानी जो हमारे पास आ रहा है, ये पूरा एरिया कहलाएगा लॉस वाली कंडीशन। और टोटल कॉस्ट के बाद का ये वाला पूरा एरिया जो है, यानी कि ये टोटल कॉस्ट और ये हमारा सेल प्राइस जो हमारी इनकम है, ये पूरा एरिया ये कहलाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या कहलाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है। हम्म, ये हमारा इस तरीके से आता है, क्योंकि इससे ऊपर तो ये जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा। ठीक, तो ये हमारा कहलाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और ये हमारी लॉस वाली कंडीशन, ये ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये है डायग्राम के थ्रू, यानी कि ग्राफ के थ्रू इसका प्रेजेंटेशन कैसे दिखाते हैं कॉस्टिंग को। अब बात आती है हमारी इसको क्वेश्चन को करने की। क्वेश्चन वैसे तो भी क्वेश्चन वाला एक एग्जांपल लेकर दिखाया ही था, वही हमारा आएगा। जो भी हमें सिंपल साइज का जब कॉस्ट शीट हम बनाएंगे, कॉस्ट स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी आराम से निकाला जा सकता है। फॉर्मूला इसका यही है, सेल्स लेके चलनी है सबसे पहले, और उसमें से हमने सारी वेरिएबल कॉस्ट, जो भी वेरिएबल कॉस्ट है उन्हें माइनस करना है। उन्हें माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में हमने माइनस करना है फिक्स कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट को माइनस करना है। फिक्स कॉस्ट को माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस, यानी कि प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी, दोनों तरीके से आ सकता है। तो इसका छोटा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन ये रहा। इसका क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। जो अमाउंट है मोटा मोटा हमें दे रखी है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखा है क्वेश्चन में 48,000, डायरेक्ट वेजेस दे रखा है 22,000, वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स फैक्ट्री के अलग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड अलग हैं, दो तरीके के हैं। फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे हैं 13,000, और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग वेरिएबल ओवरहेड हैं 2,000। इसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड, इजी सा छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड, इसमें फैक्ट्री का दे रखा है, फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो 20,000, और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड है 8,000। सेल्स, सेल्स दे रखी है 1,25,000,
और आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है, दोनों अब्जॉर्प्शन से भी बनानी है और मार्जिनल से भी बनानी है। ठीक है, तो दोनों से बनाते हैं। पहले बना रहे हैं हम अब्जॉर्प्शन से, क्योंकि वो भी हमने डिस्कस की थी। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किसको लेके चलता है? टोटल कॉस्ट को लेके चलता है। क्या बनानी है हमें? इनकम स्टेटमेंट बनानी है। क्या बनानी है? इनकम स्टेटमेंट या कॉस्ट स्टेटमेंट कर लो। इनकम यानी कि जिसमें हमारा प्रॉफिट सेल्स वगैरह सब चीज हो, और कॉस्ट जब हमें सिर्फ कॉस्ट निकालनी है। इनकम स्टेटमेंट किस मेथड से? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू, और उसके बाद हम मार्जिनल के थ्रू निकालेंगे। दोनों तरीकों से हम निकालेंगे। क्योंकि ये स्टेटमेंट है तो ऑब्वियसली अमाउंट वाला कॉलम एक तरफ आएगा, दो बनाने की वैसे नीड नहीं है। ठीक है, चाहे तो हम बनाएं, दो जरूरत हो तो। अच्छा, सबसे पहले हम क्या लेकर चलेंगे? इसका ए पार्ट यानी कि सेल्स। सेल्स हमें दे रखी है 1,25,000। इसमें से हमें माइनस क्या करना है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड हमेशा डायरेक्ट ओवरहेड कहलाते हैं। फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी हमारा खर्चा होगा, अब हम चाहें, जैसे स्टेटमेंट बनाने का क्या तरीका होता है, सब टोटल वाले कॉलम में हमें जो चीजें टोटल ऐड करके और किसी में से ऐड करनी होती है, तो किसी में से ऐड या लेस करनी होती है, तो उन्हें हम क्या करते हैं, अलग से पहले टोटल कर लें और फिर वहां तीनों को इकट्ठा करके टोटल कर सकते हैं। तो चाहे तो हम यहाँ पर ये कर लें, मटेरियल वाला लेके चलते हैं। तो मटेरियल वाला लेके चला तो 48,000, वेजेस हमें दे रखी है 22,000, और फैक्ट्री ओवरहेड हमें दे रखे हैं 13,000 एंड 20,000। यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 13,000, 8,000। 13 और 8 में हो गए 20। नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड हमें दे रखे हैं 13 और 20, सॉरी 20 है, 20,000 है, तो ये हो गया 33,000। क्योंकि फैक्ट्री के जो भी ओवरहेड या जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, और ऑफिस से रिलेटेड यानी कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो गए, सेलिंग वाले हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, ऐसा किसी भी ओवरहेड या एक्सपेंस के आगे वर्ड लिखा हो, ऑफिस लिखा हो, सेलिंग लिखा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा हो, डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हो, तो ये चार पांच जो अगर हेड आ जाते हैं यानी कि सरनेम आ जाते हैं किसी भी ओवरहेड या एक्सपेंस के आगे, तो इसका मतलब वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और डायरेक्ट वाले कौन से हैं? जो जिनके आगे फैक्ट्री लग जाए या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ एक्सपेंस आ जाए, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में जो लग रहा है एक्सपेंस जो हो रहे हैं वो, तो उन सभी को हम डायरेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट वाली चीजें क्या होंगी? सेल्स में से माइनस होंगी, उसके बाद इनडायरेक्ट वाली माइनस होंगी, उसके बाद जो भी हमारा माइनस करने के बाद आएगा वो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक, ये तो है टोटल कॉस्ट को लेके, जो कि हम देखो ये टोटल लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये टोटल कॉस्ट वाला यानी कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को लेकर चल रहे हैं। और मार्जिनल को लेके चलेंगे तब हम थोड़ा सा इन्हें अलग अलग करते हुए चलेंगे। तो 48,000 को, 22,000 एंड 33,000 तीनों को जब हमने ऐड किया तो ये हो गया हमारा 1,03,000। 8 2 10 और 3 6 7 8 9, हाँ 1,03,000 हो गया। ठीक है, इसमें से हमने 1,03,000 को माइनस किया, हमारा आ गया 22,000 का कॉस्ट ऑफ, नहीं ये तो टोटल कॉस्ट है इस तरीके से। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट को बनाने को यहाँ पर इसे हम माइनस अलग कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा दो तरीके से लेकर चलते हैं हम इसे। ये सारी डायरेक्ट वाली चीजें हैं,
ये 1,03,000 हमने इसे वहां पर अगर माइनस करते हैं तो ठीक है, ये आ गया हमारा 1,03,000, इसे यहाँ पर लिखकर, और ये हमारी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा। और टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर लेते हैं तब। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आ गई। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस या ओवरहेड। कहाँ कहाँ दे रखे हैं ये और ये, यानी कि टोटल 10,000, 2,000 प्लस 8,000, तो हो गया 10,000। जब ये हम इसमें ऐड 1,13,000, और इसे हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल प्लस, नहीं, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट मिलकर क्या हो गई हमारी टोटल कॉस्ट। ठीक है, और इसे अब हम माइनस कर देंगे सेल्स में से, तो हमारा निकल कर आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। 1,25,000 ए माइनस 1,13,000, तो ये आ गया 12,000। 12,000 का क्या आ गया हमारे पास प्रॉफिट। ये हमने निकाला अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से। अब हम इसे निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड से। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करेंगे हम, वेरिएबल एंड फिक्स्ड को अलग अलग कर देंगे बस। क्या करेंगे, वेरिएबल एंड फिक्स्ड को अलग अलग कर देंगे। डायरेक्ट तो ये तो ऐसा ही रहेगा, कहाँ गया, हाँ, डायरेक्ट मटेरियल 48,000, डायरेक्ट वेजेस 22,000। अब फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड जो है वो जो फैक्ट्री वाले हैं यानी कि वेरिएबल ओवरहेड, इन्हें हमने अलग कर लिया 13, और दूसरे हमने फैक्ट्री ओवरहेड ले लिए हैं फिक्स्ड वाले, ठीक, यानी कि 20,000। नहीं नहीं, इसमें हमने वेरी टोटल वाले में तो हमने क्या लेना है, फैक्ट्री फैक्ट्री दोनों को एक साथ लेना है, वेरिएबल है या फिक्स्ड है इस चीज को नहीं देखना। और मार्जिनल कॉस्टिंग से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, वेरिएबल को अलग ले लेना है और फिक्स्ड को अलग करना है, ठीक। अब वेरिएबल ओवरहेड यानी कि फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों को हमने लिया इकट्ठा, तो यहाँ पे 13,000 प्लस में 2,000, ये 13 प्लस 2, तो ये हो गया 15,000, ठीक। तो ये हमारा टोटल आ गया है 85, 85,000, ठीक। कितना आ गया, 85,000। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह ना लिखकर हम यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या निकल कर आएगा, कंट्रीब्यूशन। इसको इसमें से माइनस किया, अब हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन। 5 में से 5 गए 0, और 12 में से 8 गए 4, यानी कि 40,000 का हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से हमने माइनस क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड ओवरहेड, और फिक्स्ड ओवरहेड हमारे हैं ये रे फैक्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव।
फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड जो है, एक दे रखा है 20,000 और दूसरा है 8,000, यानी कि टोटल 28,000 हमने माइनस कर दिया। इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है प्रॉफिट या फिर लॉस। ये आ गया 12,000। कितना आया? 12,000। ठीक है, 12,000 ही उसमें था और 12,000 ही इसमें है। प्रॉफिट तो सेम ही रहेगा, बस करने का तरीका अलग है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में टोटल साथ में लेकर चलेंगे, यानी कि ये नहीं देखेंगे हम कि वो वेरिएबल है या फिक्स्ड है, यानी उनको हम अलग अलग नहीं करेंगे। डायरेक्ट तो फैक्ट्री से रिलेटेड भी एक्सपेंस होते हैं, वो हमारे डायरेक्ट हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव और बिलिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्सपेंस होते हैं इनडायरेक्ट में, यानी कि इसमें डायरेक्ट ये ठीक है, बट लेस तो सारे करने, लेस उसमें भी करने, लेस उसमें भी करने प्रॉफिट निकालने के लिए। अब्जॉर्प्शन में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अलग अलग करते हुए चलेंगे, एंड मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड में हम वेरिएबल को अलग करेंगे और फिक्स्ड को अलग कर देंगे। तो कंट्रीब्यूशन भी हमें पहले निकाल कर दिखाना है कि कंट्रीब्यूशन कितना है, यानी कि सेल्स में से डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो उसका कितना रोल है, यानी कि कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, यानी कि प्रॉफिट कितना आ रहा है। कंट्रीब्यूशन बताता है कि वेरिएबल कॉस्ट का कितना रोल है प्रॉफिट को कम ज्यादा करने में। ठीक है, और जो प्रॉफिट, जो फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद में जो प्रॉफिट है वो ये बताता है कि आफ्टर कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट का कितना रोल है प्रॉफिट को कम या ज्यादा करने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर जैसे कॉस्ट शीट को देखने पर या इनकम स्टेटमेंट या कॉस्ट स्टेटमेंट को देखने पर पता चलता है ये सारी चीजें कि हमारी फिक्स कॉस्ट क्या है, कितनी है, उसके हिसाब से हमें प्रोडक्शन को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारी इस तरीके से काम करेगी ये। चलो आज की क्लास ओवर करते हैं हम। गुड बाय।